प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। उनसे रिलेटेड पीडीएफ मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, अभ्यास प्रश्न जिनको हमने कहा है, या आपकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं। आज हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन आज हम ऑफिशियली इस यूनिट को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन है क्या। हम बहुत से अखबारों में, मैगजीन्स में, न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में इत्यादि में प्रदूषण के बारे में सुनते रहते हैं। लगातार प्रदूषण के बारे में बहुत से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। पोल्यूशन शब्द बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूशन है क्या, प्रदूषण कहते किसे हैं। जो पोल्यूशन या प्रदूषण है, उसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें, हम उसके मीनिंग ऑफ द वर्ड की बात करें, तो उसका मतलब है डिटीरियोरेशन ऑफ प्योरिटी, या शुद्धता का ह्रास। किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्यावरण के संगठन में कोई भी मानव जाति के लिए हानिकारक पदार्थ उसकी जो प्योरिटी को ख़त्म कर रहा है, उसकी जो नेचुरल प्रकृति है उसको ख़त्म कर रहा है, नेचर को ख़त्म कर रहा है, उस पदार्थ को, या कोई ज़रूरी नहीं है पदार्थ हो, उस मटेरियल को या उस वेवलेंथ को या किसी भी चीज़ को जो उसकी प्योरिटी को नष्ट कर रहा है, पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन को डिफाइन अगर किया जाए, उसकी परिभाषित किया जाए, तो पोल्यूशन वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और जैविक, बायोलॉजिकल गुणों में अनडिजायरेबल, अवांछनीय परिवर्तन, जिससे मनुष्य तथा अन्य जीवों या प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज की हानि होती है या हानि होने की संभावना होती है, प्रदूषण कहलाता है। कोई भी ऐसा चेंज हो जो अनडिजायरेबल है, जिसको हम नहीं चाहते, अवांछनीय, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इस प्रकार का चेंज जो प्रकृति में रहने वाले मनुष्य हैं या जीव हैं या प्रकृति स्वयं है, उसमें किसी प्रकार की हानि उत्पन्न कर रहा हो या हानि उत्पन्न करने की संभावना उत्पन्न कर रहा हो, ऐसा परिवर्तन पोल्यूशन कहलाता है। तो एक सीधी सी बात है, किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल, एक शब्द है, अवांछनीय परिवर्तन पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत समय समय पर लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग स्टडीज़ के द्वारा उसको समझाया गया है। अब पोल्यूशन में जो हानि उत्पन्न कर रहा है वो कौन है? ऐसा पदार्थ या ऐसी स्थिति जो हानि उत्पन्न कर रही है या हानि होने की संभावना को उत्पन्न कर रही है, उसके लिए शब्द यूज़ किया गया है पोल्यूटेंट या प्रदूषक। तो प्रदूषक या पोल्यूटेंट वो स्थिति या पदार्थ है जो नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में हानि उत्पन्न कर रहा है या हानि होने की संभावना उत्पन्न कर रहा है, प्रदूषक कहलाता है। सामान्यतया कौन कौन से प्रदूषक काम में लिए जाते हैं पोल्यूशन फैलाने के, या जो प्रदूषक पोल्यूशन फैला रहे हैं वो कौन कौन से हैं? प्रदूषक जो है वो जानबूझकर या अज्ञानतावश, नोइंगली और अननोइंगली एनवायरनमेंट में छोड़े गए पदार्थ हैं। हम हमारी लाभ के लिए किसी चीज़ को उत्पन्न करते हैं और उसके साथ में
एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में यदि कोई ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जो वातावरण में अवांछनीय है, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करें तो वे सभी पदार्थ ऊर्जा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य या उसके संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हानि पहुंचा रहा है, प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक को हमने एक लिस्ट बनाई है, जो मुख्य प्रदूषक जो सामान्यतया देखे जाते हैं या जिनके बारे में स्टडी चल रही है। पहला आता है हमारे पास में गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसेस। हम जानते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट पाया जाता है, एक कवर पाया जाता है जिसे हम वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस एटमॉस्फेयर का जो गैस कंपोजिशन है, उसके अंदर जो पाई जाने वाली गैसें हैं, उनकी मात्रा निश्चित है। अगर उन मात्राओं से अतिरिक्त कोई गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है तो वो उस क्षेत्र के वातावरण को प्रभावित करती है। तो कुछ गैसेस, विशेष करके गैसों के ऑक्साइड्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हैलोजन से बनी हुई गैसेस इत्यादि गैसेस वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो ये पहला प्रदूषक हुआ। दूसरा आता है हमारे पास में फ्लोराइड कंपाउंड्स। जितने भी कीटनाशी हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो सारे फ्लोराइड कंपाउंड्स हैं। या फ्लोरिनेटेड प्लास्टिक या फॉस्फेट उर्वरक, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। फ्लोराइड कंपाउंड्स ये भी वातावरण प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास में आती है एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स, रासायनिक उर्वरक जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उनको हम कृषि प्रदूषक कह रहे हैं। जिनमें बहुत सारी हर्बिसाइड्स, शाकनाशी, फंजीसाइड्स, कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशी, रोडेंटिसाइड्स, चूहेनाशी, निमेटोसाइड्स, कृमिनाशी या अन्य बायोसाइड्स, जैवनाशी, विभिन्न प्रकार के जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जो कि क्रॉप या फसली पादपों को बढ़ाने में सहायक रहता है। तो इस तरह के पदार्थ वातावरण के लिए हानिकारक हैं, इनको हम कृषि प्रदूषक कह देते हैं। चौथा कैटेगरी आती है हमारे पास में मेटल्स, धातु, जिसमें पारा, मरकरी, शीशा, लेड, लोहा, आयरन, जस्ता, जिंक, निकल, रांगा, कैडमियम इत्यादि ये कुछ मेटल्स हैं जो वातावरण में बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। वातावरण के साथ में ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल जो फूड चेन और फूड वेब हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करने के पश्चात जीवों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये कुछ धातुएं हुई। उसके बाद में आता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे बेंजीन, बेंजीपायरेन्स, एसिटिक अम्ल, ईथर, साइनाइड्स इत्यादि। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोल्यूटेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। अब उसके बाद आता है अकार्बनिक यौगिक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आर्सेन्स, फॉस्जीन्स, डिटर्जेंट्स, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, एल्डिहाइड्स इत्यादि। ये सभी रासायनिक पदार्थ प्रदूषक के रूप में, पोल्यूटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स एक कैटेगरी है रसायनों की जो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले ओजोन स्तर को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन डिप्लीशन का कार्य करती है। ओजोन स्तर एक इस प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स से पृथ्वी को बचाती है। तो जो ये प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे ओजोन एल्डिहाइड्स, इथाइलिन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन,
पर ऑक्सीबेंजाइल नाइट्रेट इत्यादि इत्यादि ये कंपाउंड्स पोल्यूटेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में आती है कैटेगरी निक्षेपित पदार्थ या डिपॉजिटेड मैटर्स। वे पदार्थ जो डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो प्रकृति अपना सर्कल चला रही है या प्राकृतिक जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य रुक जाते हैं और धीरे धीरे ये सारी प्रक्रिया रुक जाती है या धीमी हो जाती है। इसमें आती है जैसे राख, कालिख जिसको हम कहते हैं, धुआं, स्मोक, टार, धूल इत्यादि। ये सभी पदार्थ जो हैं पादप की पत्तियों पर जम जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होने देंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेगा, और इस तरह से धीरे धीरे जो नेचर है उसमें इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा और नुकसान शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थ। विभिन्न देशों के द्वारा समय समय पर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं या विभिन्न देशों में आणविक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, बिजली बनाई जा रही है। तो इनका जो वेस्ट है या किसी एक्सीडेंट के कारण यदि इसमें कोई ब्लास्ट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो इन पदार्थों से जो रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं, रेडियो एक्टिव जो रेज निकलती हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स इत्यादि, ये वातावरण में रहते हैं और वातावरण में रह करके प्राकृतिक जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य है चाहे पादप है, सबको नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी प्रकृति में उनको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं इनको हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कह दिया। यह भी पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात आता है ताप, टेम्परेचर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय में। विभिन्न उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के पश्चात निकलने वाला गर्म जल, हम देखते हैं आजकल एसी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कमरे को ठंडा रखने के लिए उसकी जो गर्मी है वो बाहर निकाल दी जाती है। एसी का कार्य यही है, अंदर का तापमान बाहर वातावरण में फेंक देना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो एक निश्चित तापमान पर होती हैं वो या तो स्लो हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं, और उससे प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है। उसके बाद आता है वाहित मल। जो ह्यूमन कॉलोनीज हैं, मानव कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर उत्पन्न वेस्ट मटेरियल, उन कॉलोनीज में वेस्ट मटेरियल जो सीवेज के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, मल, मूत्र, गंदा जल इत्यादि, वह भी वातावरण में पॉल्यूटेंट का कार्य करता है, क्योंकि विभिन्न गैसेस उत्पन्न करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है और इस प्रकार से प्रकृति को प्रभावित करता है। तो ये भी एक तरह के पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। उसके पश्चात श्रेणी आती है नॉइस की। ये एक पॉल्यूटेंट है जो इन दिनों या इन सालों में कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है। विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स का चलना, पटाखों का उपयोग करना, बेवजह हॉर्न बजाना, वायुयान उड़ने के कारण होने वाला ध्वनि इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो इन कुछ सालों में विशेषतः उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि नॉइस एक प्रकाश तरंग के द्वारा वेवलेंथ के द्वारा एक मीडियम में, माध्यम में चलता है। तो उस माध्यम में जब प्रकाश ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह ध्वनि उस माध्यम को डिस्टर्ब कर देती है और उसके डिस्टर्बेंस से प्रकृति को डिस्टर्बेंस होता है। तो इस प्रकार से नॉइस भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है। और उसके बाद में आता है 13th ऑयल। आजकल हम बहुत दफ़े पढ़ते हैं समुद्र में ऑयल टैंकर के फट जाने से, क्योंकि ऑयल जो है एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा पदार्थ है जो हर स्थान पर अधिकतम उपयोग हो रहा है और उसके ट्रांसपोर्टेशन, जब उपयोग हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत कम जगह पर होता है, तो वहाँ से पूरे विश्व भर में वह ऑयल भेजा जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा
तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके कारण प्राकृतिक जितने भी रिसोर्सेज हैं, समुद्र जैसा जल, जो जल है जिसमें बहुत से जीव जंतु पादप पाए जाते हैं, वह वहाँ पर फैल करके उसके ऊपर एक स्तर बना देता है, जिसके कारण उसमें प्रकाश और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज रुक जाता है और वह स्थान प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक तरह का पॉल्यूटेंट। तो अभी हमने लगभग 13 पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की। अब इसके पश्चात आता है पॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। जो पॉल्यूटेंट हैं उनको ईपी ओडम नामक वैज्ञानिक ने 1971 में मुख्यतः 2 प्रकारों में विभेदित किया। एक आता है अविघटनीय या नॉन डिग्रेडेबल या दीर्घस्थायी या परसिस्टेंट, ऐसे प्रदूषक जिनका प्रकृति में विघटन संभव नहीं है या नहीं के बराबर है, बहुत धीमे धीमे विघटित होते हैं, ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमने नॉन डिग्रेडेबल या अविघटनीय पॉल्यूटेंट का नाम दिया। जब इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे तो निरंतर रूप से लगातार ये प्रकृति में संचित होते चले जाएंगे और संचित होने के कारण ये फूड चेन या फूड वेब में प्रवेश कर जाएंगे और धीरे धीरे जीवों में ये नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल डीडीटी का दिया जाता है। डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशी है जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। जब हम इसका उपयोग कीट को मारने के लिए करते हैं तो यह मृदा में मिल जाता है और मृदा से यह पादपों में प्रवेश कर जाता है, सब्जी में या जल में प्रवेश कर जाता है, तो पशु उसको पानी पी लेते हैं और उसके थ्रू ये दूध में आ जाता है, दूध से ये मानव में आ जाता है और धीरे धीरे ये डीडीटी पूरी फूड चेन में, फूड वेब में फैल गया। अंततः WHO के द्वारा इसको बैन करना पड़ा, इसका उत्पादन पूरे वर्ल्ड में रोकना पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो नष्ट नहीं होते या अत्यंत धीमी प्रक्रिया में कई 100 सालों में जाकर के नष्ट होते हैं। तो ऐसे जो पॉल्यूटेंट हैं वो प्रकृति को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं नॉन डिग्रेडेबल। प्लास्टिक भी इसके अंदर एक पॉल्यूटेंट है। नाभिकीय अपशिष्ट जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। प्लास्टिक हो गया, मर्क्यूरी, पारा से बने जितने भी लवण हैं, आर्सेनिक या आर्सेनिक से बने जितने भी पदार्थ हैं, सभी इसी कैटेगरी के हैं। दूसरा आता है हमारे पास में जैव विघटनीय या अस्थायी प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट जो जैविक क्रियाओं से विघटित हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, पादपों के द्वारा, फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा इत्यादि के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और नष्ट होकर के अपने सरल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ऐसों को हम जैव विघटनीय, बायोडिग्रेडेबल या नॉन परसिस्टेंट अस्थायी प्रदूषक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीवेज पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं, वाहित मल हमने अभी देखा, चमड़ा, बाल, हड्डियाँ या कुछ घरेलू अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से पोल्यूटेंट्स को ईपी ओडम के द्वारा 2 प्रकारों में विभेदित किया गया। एक अन्य क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास में, उत्पत्ति के आधार पर हम प्रदूषकों को, पोल्यूटेंट्स को फिर 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। पहला आता है हमारे पास में प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ऐसे पोल्यूटेंट जो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा या अन्य सोर्स के द्वारा सीधे ही वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं, प्राथमिक पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसेस, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स इत्यादि जो सीधे ही उत्पत्ति के तुरंत पश्चात वातावरण में रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, इन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूटेंट प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के पश्चात दूसरे लेवल के पोल्यूटेंट्स का निर्माण किया जाएगा। ऐसे पोल्यूटेंट्स द्वितीयक पोल्यूटेंट या सेकेंडरी पोल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं।
इसके अंदर आता है हमारे पास में एसिटाइल नाइट्रेट्स, परऑक्सीबेंजाइल नाइट्रेट्स, ओजोन इत्यादि इत्यादि। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने बात की पोल्यूशन की परिभाषा, पोल्यूटेंट्स की परिभाषा और टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में। हमारे सिलेबस में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है, तो अगले लेक्चर में हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।